हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप देखना चालू कर चुके हैं गोटुल एकेडमी बिलासपुर और मैं हूं विवेक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो करंट अफेयर का सीरीज है अभी कहाँ पहुंच चुका है, अगस्त माह तक। ठीक है, तो आज हम अगस्त माह में हैं और बहुत जल्द हम लोग दिसंबर को कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले के सारे वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उससे आप देख सकते हैं। हर माह का करंट अफेयर्स आपको मंथली करंट अफेयर यहाँ पे मिल रहा होगा। चलिए थोड़ी सी देख लेते हैं। अभी शिक्षक भर्ती की जो क्लास है हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो चुकी है। जो भी शिक्षक भर्ती तैयारी करना चाहते हैं, जो नया भर्ती आने वाला है आपका सितंबर से अक्टूबर माह में शायद आयोजित होने वाला है, तो इसके लिए आप हमारा ऐप है गोटुल कोचिंग क्लासेस ऐप, वहाँ पे जा करके आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, ये नंबर है अगर अधिक जानकारी चाहिए तो। नेक्स्ट, हमारा जो अभी पेपर 4, 6, 7 है ना, मेंस पेपर 4, 6, 7 की क्लास शुरू होने वाली है 1 मार्च से। ठीक है, तो इस सेपरेट बैच या फिर आप सब्जेक्ट वाइज जो चाहें वो दोनों अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, दिए गए नंबर पर आप अधिक जानकारी का संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है कैनरा बैंक के बगल वाली गली में स्वाध्याय लाइब्रेरी है, वहीं पास हमारा ब्रांच है ऑफलाइन। ऑनलाइन तो आप हमारे एप्लीकेशन गोटुल कोचिंग क्लासेस आप प्ले गूगल प्ले से आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। सारे कोर्सेस आप स्टोर पे जाकर के देखेंगे, स्टोर सेक्शन में आपका सारा कोर्स दिख जाएगा। जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो या मिनिमम प्राइसेस में ओनली 60 रुपीज में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों करंट अफेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। पीडीएफ फॉर्मेट में प्लस प्रिंटेबल दोनों फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है 50% डिस्काउंट। इसी के साथ आपका जो इस साल का जो ऑफर है बहुत जल्द अभी खत्म होने वाला है, तो 50% लगभग अप टू सभी कोर्सेज में अवेलेबल है। तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए और ज्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स माह अगस्त, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और हमारा जो करंट अफेयर होता है टॉपिक वाइज होता है, और हमारा टॉपिक वाइज में पहला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के फैसलों से, जैसा कि हर बार हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, ठीक है, कौन बन चुका है? तो केरल। ठीक है, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। इससे पहले हम लोग कुछ साक्षर भारत के बारे में पढ़े थे। ठीक है, नौ भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, ठीक है, और लद्दाख। ठीक है, ठीक है, गोवा बन चुका है, मिजोरम, त्रिपुरा, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर राज्य बोलेगा तो 4 राज्य हैं, एक यूटी। उल्लास कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम, नौ भारत साक्षरता कार्यक्रम तहत ये 4 राज्य, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं प्लस लद्दाख। ये क्या है आपका नौ भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूरा पूर्णतः साक्षर राज्य बन चुका है। हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश नया ऐड हुआ है, इसको आपको याद रखना है। और लद्दाख, लद्दाख यूटी में टोटल कितने हो चुके हैं? 5 राज्य बोलेगा तो कितने हो चुके हैं? 4। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, टोटल 4 राज्य हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या था? कोई भी अगर राज्य 95% लिटरेसी प्राप्त करता है तो क्या हो जाता है? वो पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये नौ भारत साक्षरता कार्यक्रम के पढ़े थे। तो ये पहला डिजिटल साक्षर राज्य है। कौन है? केरल। ठीक है, डिजिटल वाला कुछ भी आएगा आप कहाँ मारोगे? केरल ही मारना। ठीक है, इंटरनेट की मदद से जरूरतमंदों को सेवाओं इस्तेमाल करने के लिए यह डिजिटल साक्षरता का मतलब है। देश का पहला संविधान साक्षर जिला भी केरल में है, इसका नाम है कोल्लम, 2023 में हुआ था। देश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी भी कहाँ पे है? पुल्लमपारा ग्राम पंचायत तिरुवनंतपुरम स्थित है, ये भी केरल में है। ठीक है, पूर्ण साक्षर राज्य जिसको हम देख चुके हैं, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा। इसी के साथ क्या क्या है आपका? चौथा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका हो चुका है। और पांचवा है लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, तो ये 4 क्या है? राज्य है, 4 राज्य है और एक क्या है? यूटी है। ठीक है, टोटल कितने हो चुके हैं? 5। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र वन तारा के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष जांच दल गठित किया है? वन तारा फाउंडेशन रिलायंस का है। ठीक है, वहां पे जांच करने के लिए एक गठित समिति हुआ है। शिकायतों की जांच आई थी कि जानवरों को क्या किया जा रहा है, वहां पे ट्रैफिकिंग किया जा रहा है। इसके लिए बना हुआ है जे चलमेश्वर की अध्यक्षता में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति पीबी वार्ले की खंडपीठ ने 25 अगस्त को पूर्ण न्यायाधीश जस्टिस जे चलमेश्वर की अध्यक्षता में एक जांच दल यानी कि एसआईटी गठित किया है। ठीक है, यह गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी के द्वारा
कल्पित वन प्राणी बचाव केंद्र वनतारा के खिलाफ उठाई गई शिकायतों उल्लंघनों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन करेगा। कुल मिलाकर के आपका रखना है JHL मिश्रा की अध्यक्षता में जो भी हुआ है वहां पे जांच किया जा रहा है, और इसकी अध्यक्षता किसने की है? जे चेलमेश्वर। गुड इवनिंग पुष्पलता टोप्पो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से संशोधन विधेयक को लोकसभा ने संसद की संयुक्त समिति को भेजा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको बोलते हैं JPC को भेज दिया, जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले PM CM या केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन आना चाहे तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? कि संविधान का संशोधन हुआ है 130, ठीक है, अमेंडमेंट आया है। अब 130 अमेंडमेंट विधेयक है ना, जब विधेयक जब पास हो जाता है तो क्या बनता है? बिल बन जाता है, अधिनियम हो जाता है। तो इसमें क्या बोला गया, अगर कोई भी अगर प्रधानमंत्री भी तक शामिल है इसमें, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी ऐसा मंत्री अगर गंभीर अपराध में पाया जाता है, भ्रष्टाचार में पाया जाता है और 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहता है तो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 में लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक यानी कि बिल है ये, ठीक है, विधेयक मतलब बिल पेश किया, जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों का आरोप को कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले केंद्रीय या राज्य स्तर के मंत्री पदों को हटाने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया कितना है? 30 दिन। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कितने दिन तक क्राइटेरिया है? 30 दिन। 30 दिन तक अगर भ्रष्टाचार पारित होता है, लंबित होता है, भ्रष्टाचार में शामिल होता है, 30 दिनों तक अगर ऐसा अगर नहीं करता तो खुद से हटा दिया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री का शामिल है। विधेयक को पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, कोई भी अगर ऐसा विधेयक होता है तो उसके लिए विशेष बहुमत बोलते हैं इसको, प्रभावी बहुमत या विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले का प्लस 2/3। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपद के बारे में बात करता है। ठीक है, 75 में 5 अनुच्छेद हैं, 2025 में पूछा था, 24 में एग्जाम में, 23-24 एग्जाम में। 164 में क्या बोला गया है? राज्य का एक मंत्रिपद होगा। 75 में क्या जोड़ेंगे? 89। ठीक है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? राज्य में। ठीक है, उसके अलावा 239A यानी कि दिल्ली के लिए बनाया गया है, ये केंद्र के लिए होगा, ये राज्य के लिए होगा, और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली के लिए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधन प्रस्ताव 239A खास करके दिल्ली के लिए। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल को क्या रखा गया था? मंत्रिपद से हटा दिया गया था। ठीक है, इसी के तहत जिसकी सजा 5 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तो अगर 5 वर्ष से अधिक कारावास वाली सजा है किसी अगर अपराध में, ठीक है, जिसकी सजा कितनी होनी चाहिए? 5 साल से उससे अधिक है, कारावास हो सकता है, तो उसमें 30 लगातार दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रहता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन अपने पद से ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 5 वर्ष से उससे अधिक कारावास का अगर जिसमें होगा अपराध। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी इसके दायरे में आएंगे। उद्देश्य क्या है? गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों के लिए कानूनी ढांचा बनाना, क्योंकि ऐसे मंत्री संवैधानिक नैतिकता और अच्छे शासन के सिद्धांतों को बाधित करते हैं। कुल मिलाकर शासन की छवि यहाँ पे क्या होती है? धूमिल होती है। ठीक है, कोई भी अगर राष्ट्र का या जिले देश का या राज्य का नेता अगर अब खुद क्राइम कर रहा है तो उस राज्य क्या होगा? उन्नति होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ऐसे चीजों के लिए क्या बनाया गया है? कानून रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग यानी कि SIR विशेष गठन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के लिए 11 दस्तावेज में से एक के अलावा इनमें से किसे वैध बताया? तो एक जो बताया आधार कार्ड, आधार कार्ड को छोड़ के टोटल 11 दस्तावेज में से 11 दस्तावेज में से एक दस्तावेज को छोड़कर कम से कम लाना चाहिए, जिसमें ड्राइवर लाइसेंस शामिल था, ठीक है, आपका वोटर ID कार्ड शामिल था, पर अपना राशन कार्ड शामिल था। ठीक है, तो याद रखना SIR का नाम होता है स्पेशल विशेष गठन पुनरीक्षण। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, अब ये कितने राज्यों में हुआ है? 12 राज्यों में हुआ है, छत्तीसगढ़ साथ शामिल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शामिल है। SIR का उद्देश्य क्या था? SIR बहुत चर्चे में रहा। SIR का उद्देश्य था कि जितने भी फर्जी वोटर है उसको क्या करना? हटाना। जैसे कई लोग मर चुके हैं, आज भी उनके नाम से वोट दिया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए लिया गया था। टोटल दस्तावेज की संख्या कितनी थी? 11 दस्तावेज मांगे गए थे, जिसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि आधार कार्ड तो कोई भी बनवा ले रहा है आजकल। ठीक है, तो आधार कार्ड को छोड़ करके टोटल कितने डॉक्यूमेंट थे? 11। क्या चीज? तो वैध बताए आधार। हाँ, मतलब आधार कार्ड इसमें शामिल था। इसमें आधार कार्ड के अलावा, एक के अलावा इनमें किसे वैध बताया? एक आधार कार्ड को बताया है। आधार कार्ड को छोड़ करके 11 टोटल में अब बताया, यहाँ पे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं, नहीं दिया है।
ठीक है, टोटल 11 डॉक्यूमेंट वैलिड किए गए थे। 11 डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड को नहीं शामिल नहीं किया गया था, ये समझ लो। 11 डॉक्यूमेंट में आपका ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आपका राशन कार्ड, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, है ना, ये सब किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक 2025 को पारित किया है। इनमें वास्तविक रकम वाले गेम्स ऐप संचालकों को कितनी सजा प्रावधान है? जैसे कि अभी ड्रीम 11 चल रहा था ना, ये सब गेम क्या कर रहे थे कि दांव लगाते थे, और दांव लगाने के बाद क्या होता था, कई लोग हार जाते थे, इससे मानसिक संतुलन बिगड़ता था, लोगों का घर टूट जा रहा था। तो इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया, इसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक, ऑनलाइन गेमिंग बिल को रोकने के लिए। ठीक, तो इसके देखते हैं क्या प्रावधान है। ऑप्शन ए, उल्लंघन पर अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना, अगर कोई इस बिल का उल्लंघन करता है कोई कंपनी तो। दूसरा, दोबारा बार अपराध, मतलब दोबारा अपराध करने पर 3 से 5 वर्ष साल की कैद और 2 करोड़ जुर्माना। अगर पहला बार अपराध करता है कोई आदमी, 1 करोड़ जुर्माना और 3 वर्ष का कैद। दोबारा अपराध करता है तो 3 से 5 वर्ष का कैद और 2 करोड़ का जुर्माना। और अधिकतम उम्र कैद और 50 करोड़ का, और करता है मैक्सिमम कितना दंड दिएगा, अधिकतम तक उम्र कैद तक जा सकता है, 50 करोड़ रुपए जुर्माना लग सकता है कंपनी के ऊपर, या कोई भी ऐसा बिल का उल्लंघन करता है तो। ऐसा है ना, जैसे जितने गेमिंग बिल थे, आपका रमी था, आपका बैटिंग होता था, है ना, ड्रीम 11, आई 11 सर्कल। तो इसमें याद रखना ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों सही है, सी गलत है। तो कितनी सजा प्रावधान है? अधिकतम 3 से 5 वर्ष का। ये आपके मेंस पेपर 7 का भी भाग है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक अधिनियम है, आईटी अधिनियम, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन बिल के तहत अधिकतम 3 वर्ष और मिनिमम, पहली बार के लिए 3 वर्ष, और बार दोबारा अपराध करता है तो 5 साल, और 1 करोड़ रुपए मिनिमम जुर्माना है, और अधिकतम कितना जुर्माना है? 2 करोड़ तक का जुर्माना लागू किया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो ये दो यार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट चोरी विवाद के बीच विपक्ष ने संविधान के किस अनुच्छेद तहत चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का? रखना, चुनाव आयुक्त कौन थे? ज्ञानेश कुमार, है ना, उनके खिलाफ क्या आया? महाभियोग प्रस्ताव। वोट चोरी का मामला अभी हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए चुनाव आयोग से संबंधित चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये ऐसा लाया गया था अनुच्छेद 324(5) के तहत। ठीक है, इसमें हटाए जाने की प्रक्रिया है महाभियोग प्रस्ताव, 324(5) में बताया गया है। तो 324 में क्या बताया गया है? महाभियोग प्रस्ताव, है ना। तो ये अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और महाभियोग प्रस्ताव किसमें लाया गया है? 324(5) के तहत। हाँ, मतलब ये समझ लो कि आपका जो ये है किसमें इंपॉर्टेंट हो गया? संविधान इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस सेक्शन को, जैसे चुनाव आयोग, इसको आप डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया? नारी अदालत शुभारंभ करने वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है, नारी अदालत शुभारंभ करने वाला राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा जारी की है और 2 फार्मूला दोहराया? ऐसा एम के स्टालिन है आपके तमिलनाडु के, वहां पे तमिल भाषा, ठीक है, उनको प्राथमिकता दिया जा रहा है, और हिंदी वहां पे नहीं बोलते उन लोग। ठीक है, तो तमिल और इंग्लिश, तो वहां पे किया जा रहा है। एम के स्टालिन ने राज्य शिक्षा नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, बोल रहे हैं 2 भाषा फार्मूला। ठीक है, क्षेत्रीय लैंग्वेज प्लस इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उन्होंने हिंदी को उन लोग क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ये है 2 भाषा फॉर्मूला। नियुक्ति देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के निदेशक कौन बने हैं? अभी नए बने हैं, और आपका डिफेंस रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बने हैं ए राजा राजन। अच्छा, आज कोशिश सर्च करना कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, अच्छे साइंटिस्ट वाले, सब में साउथ वाले मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे? साउथ वाले ही मिलेंगे। ठीक है, तो साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के कौन बने हैं? ए राजा राजन, ए राज राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। चेयरमैन कौन है भाई? वी नारायणन, इंपॉर्टेंट है। ए राजराजन किसके हैं? ठीक है, वीएसएससी के, विक्रम साराभाई के, जबकि इसरो के कौन है चेयरमैन? वी नारायणन। सब साउथ वाला नाम है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे, उन्हीं का नाम पर क्या रखा गया है? इसका नाम, केंद्र का नाम। ठीक है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख 1 अगस्त को कौन बने? तो नेवी के उप प्रमुख है ना, उप प्रमुख, नेवी के उप प्रमुख बने हैं आपके जनरल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। और प्रमुख कौन है नौसेना के? दिनेश है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, और आपके उप सेनाक कौन है? पुष्पेंद्र।
ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह नए उप प्रमुख है ना। फिर नौसेना के उप प्रमुख का 1 अगस्त 2025 को कौन, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख 1 अगस्त 2025 को कौन बने? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हैं, भारतीय सेना के हैं पुष्पेंद्र सिंह, ठीक है। और भी हाँ, नौसेना के हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, संजय बने हैं नेवी में, और सेना यानी थल सेना के बने हैं पुष्पेंद्र सिंह, ठीक है। आपको प्रमुख याद रखना है, ठीक है। ये भी कभी कभार पूछ देता है, नहीं पूछता उप प्रमुख, ठीक है। फिर भी अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मंथ वाइज इसलिए देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रमुख याद रखना थल, वायु और नेवी, ठीक है। वायु में है अमरप्रीत सिंह, नेवी में है आपका दिनेश कुमार त्रिपाठी, और उपेंद्र सिंह आपके क्या है, थल सेना अध्यक्ष, याद रहेगा, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष क्या है, हाँ, ठीक है। वायु में कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, और सॉरी वायु में अमरप्रीत सिंह, नौसेना में दिनेश, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा। थल, जल और वायु, ठीक है, याद रहेगा। थल सेना में, जल सेना में प्रमुख, और वायु सेना का प्रमुख, ठीक है। थल में याद रखना उपेंद्र द्विवेदी है, उपेंद्र, अभी उपेंद्र याद रखो। जल में कौन है, नेवी, जल मतलब नेवी होता है ना, नेवी नाव, जल में क्या चलता है, नाव, इसलिए नेवी, नेवी में है दिनेश, दिनेश त्रिपाठी है, द्विवेदी उपेंद्र द्विवेदी है, और दिनेश त्रिपाठी है। और आपका वायु में है अमरप्रीत सिंह, वायु में क्या हो जाएगा थे, अमर, ठीक है। और सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन तीनों के प्रमुख, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा सीडीएस कौन है, ठीक है। सब मैं ही बता दूंगा, पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक, सीडीएस देखना कौन है, ठीक। इन तीनों के ऊपर होता है, एक नया सब प्रस्तुत किया गया, पहले विपिन रावत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक से, भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन वर्ष 2023-24 में 8.9 से बढ़कर कितना हो गया, मछली उत्पादन कितना हो गया, 8.9% ग्रोथ रेट हुआ है, इसके साथ हमारा उत्पादन बढ़ गया है 44.95, लगभग 45 लाख टन, ठीक है। 95 को नॉट कर दो, 45 लाख, कितना ग्रोथ हुआ है, 8.9%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक से, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे कुल टैरिफ कितना हो गया, 50% हो गया। पहले 25 लगाया था और फिर क्या लगा दिया अगस्त में 25, टोटल कितना हो गया, 50%। मतलब कोई सामान पहले 100 रुपए का था, अब कितना आ रहा है, 150 का। टैरिफ मतलब आयात पर लगता है, बताया था ना, जिससे वस्तुएं क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती है। तो टोटल कितना लगाया, 25, पहले 25 लगा चुके थे, 25 लगाया कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो टोटल टैरिफ कितना लग गया वर्तमान में, 50%, ठीक है। तो 25-25 दो बार लगाया है, ठीक है। जो भी लाइव हैं आप मुझे सीडीएस का नाम बताएंगे, ठीक है। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा अगस्त में रेपो रेट बदलाव नहीं किया, हम लोग पिछले में देखे थे, रेपो रेट कितना था, 0.5 घटाए थे, इधर पर कितना था, 5.5, और अभी भी उतना ही है अगस्त में। अब दिसंबर में लास्ट बताया हूँ, फाइनल बताऊंगा, वही रटना है, ठीक है। तो हर 2 महीना में चेंज होता है ना, द्विमासिक मौद्रिक नीति, ठीक है। रेपो रेट बदलाव नहीं किया, अभी कितना है, 5.5। हालांकि इससे पहले पिछली बैठकों में रेपो रेट को कई परसेंट बढ़ा करके 6.5 से 5.5 कर दिया गया, वो अभी भी 5.5 ही है, ठीक है, जुलाई अगस्त तक, आगे फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो डिफेंस से अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम IADWS का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया, गुजरात तट पर, गोवा तट पर, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो ये क्या है अपने उड़ीसा के तट पर, ठीक है। उड़ीसा तट पर हम लोग डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का पहला उड़ान परीक्षण किए हैं, कहां पे किए हैं, उड़ीसा के तट पर। प्रणाली क्या है, IADWS जो लिखा हुआ है, IADWS मतलब है इंटीग्रेटेड, ए से एयर, डी से डिफेंस, डब्ल्यू से वेपन और एस से सिस्टम, एक बहुस्तरीय मल्टी लेयर हवाई रक्षा प्रणाली जो पूरी तरह देश में विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये वायु रक्षा प्रणाली कहाँ विकसित किया जा रहा है, ओडिशा तट पर। ओडिशा तट पर ही क्या है, चांदीपुर व्हीलर द्वीप, जिसको बोलते हैं अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास बाइट स्टार में भारत के सशस्त्र बलों ने 700 से अधिक जवान ने हिस्सा लिया, और ऐसा लिया मिस्र में। तो याद रखना बाइट स्टार किसके बीच होता है, इंडिया और मिस्र के बीच, ठीक है, बाइट स्टार, ठीक है, बाइट स्टार इंडिया और मिस्र, याद रहेगा ना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अगस्त 2025 में स्लीनेक्स हुआ है? देखो इसी में नाम छुपा हुआ है, स्लीनेक्स में, ठीक है। स्ली से श्रीलंका और आई से इंडिया, ई एक्सरसाइज, एस एल से श्रीलंका, एस एल से क्या होगा? श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। आई एन से इंडिया, ठीक है, और ई एक्स से एक्सरसाइज, ठीक है। तो श्रीलंका इंडिया के बीच क्या होता है? स्लीनेक्स, रटना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। श्रीलंका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, श्रीलंका के कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हैं हरणी अमर सूर्या, ठीक है। राजधानी लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन होगा? प्रधानमंत्री, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पहली वहां की क्या है? पीएम है, जो महिला है, ठीक है। पहली पहली महिला वाला पूछता है ना। हरिणी अमर सूर्या वहां का पीएम है, और प्रेसिडेंट कौन है? आपके अनुराग कुमार दिशा नायके, ठीक है। हमेशा वहां क्या होता था? अभी वहां पे तख्ता पलट हुआ है, ठीक है। हमारे भारत को छोड़ करके जितने भी देश हैं अगल बगल क्या हुआ है? तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, सब जगह हुआ है, नेपाल। तो राजधानी वहां क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, और ये विधायी राजधानी है, मतलब जहाँ पे उनकी विधायिका है, और कोलंबो में कार्यकारी, मतलब कार्यकारी जहाँ पे कैबिनेट बैठते हैं, ठीक है। दो राजधानी है श्रीलंका की, वहां पे रुपया चलता है, ठीक है, ठीक। तो हमको याद रखना है इसका नाम, ये पीएम का नाम हरिणी अमर सूर्या, पहली महिला प्रधानमंत्री वहां की, ठीक है, हरिणी अमर सूर्या। और सुशीला कार्की नेपाल की, सुशीला कार्की वो भी पहली महिला है वहां के नेपाल की, ठीक। वर्ष 2035 तक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर किस मिशन को शुरू करने का ऐलान किया है? ये शुरू किया है सुदर्शन चक्र, ठीक है। सुदर्शन चक्र हमारा स्वदेशी है। 2025 तक 35 तक हम स्वदेशी एयर डिफेंस, मतलब हवा में हम खुद से ऐसा सक्षम हो जाएंगे कि हम खुद अपना सिस्टम बना लेंगे मारने के लिए, ठीक है। इसका नाम क्या है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या होता है? हवा में घूमता है ना, कृष्ण का चक्र है, हवा में घूम के मार करता है, इसलिए आप क्या नाम रखे हैं? सुदर्शन चक्र। लक्ष्य क्या है? 2035 तक स्वदेशी डिफेंस सिस्टम शुरू करना है। कहाँ पे? एयर, हवा में, ठीक है, हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच 32वां सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास? अब देखो, सिम्बेक्स से आप इंग्लिश में लिखोगे याद आ जाएगा आपको, SIM BEX, ठीक है। श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका बोलो, सिंगापुर, ठीक है, और आई से इंडिया, ठीक है, और एक्स से एक्सरसाइज, तो देखो सिंगापुर का हुआ है, ठीक है ना। सिम्बेक्स, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास चौगी नेवल बेस और दक्षिण चीन सागर में आयोजित हुआ, ठीक है, दो जगह पे। तो सिम्बेक्स क्या रखा? SIM सिम्बेक्स, ठीक है। SI से सिंगापुर, ठीक है, और आई से एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, ठीक है, याद होगा। हाँ, आई से इंडिया, सिंगापुर इंडिया के बीच में हुआ है, तो सिंगापुर इंडिया के बीच में क्या हुआ है? सिम्बेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका लगातार 2 बार परीक्षण डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया? अब्दुल कलाम द्वीप बताया कहाँ पे है? उड़ीसा में, चांदीपुर में, ठीक है। और ये जो है प्रलय क्या है? सरफेस टू शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सरफेस मतलब क्या होता है? धरातल, जमीन, ठीक है। सरफेस टू सरफेस है, मतलब जमीन से जमीन में मार करेगा, ठीक है। एक सरफेस टू एयर होता है, ठीक है। मिसाइल के तरीके होते हैं अलग अलग, ये होता है सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, ऐसा होता है ना। मतलब सरफेस मतलब जमीन, एयर मतलब हवा, ठीक है। तो ये सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। प्रलय नाम क्या है? प्रलय। देखो, सरफेस टू एयर होता है, मतलब जमीन से हवा में, ठीक है। सरफेस टू सरफेस होता है, ठीक है। फिर एयर टू एयर होता है, हवा से हवा में, ठीक है। फिर एयर टू सरफेस, हवा से जमीन में, ठीक है। फिर ऐसे ले लोगे तो सरफेस टू समुद्र, ओशन, मरीन बोलते हैं उसको। तो ऐसे बहुत सारे मिसाइल होते हैं। तो प्रलय कौन सा वाला है? सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। और शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, याद रखना। प्रलय 2 बार परीक्षण किया है डीआरडीओ ने, कहा किया है? अब्दुल कलाम द्वीप पर। तो एग्जाम में ये नहीं पूछ के क्या पूछेगा? प्रलय क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है ना, मतलब कि जमीन से जमीन में मार कर रहा है, जमीन मार करने वाला, शॉर्ट रेंज का। देखो, प्रलय अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, ये सरफेस टू सरफेस यानी सतह सतह पर मार करने वाला शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को कौन बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर का एक शॉर्ट रेंज, मतलब कि इसकी रेंज कितना है? 500 किलोमीटर अधिकतम जा सकता है, ठीक है। इसकी पेलोड क्षमता यानी कि उठा कितना सकता है? 500 से 1000 किलो बॉम्ब उठा सकता है, ठीक है, या जो भी उसमें लोड कर दो मिसाइल में। प्रलय को वास्तविक नियंत्रण करने के LAC हमारा कहाँ पे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारा पाकिस्तान के पास है,
ठीक है। और एलओसी आपका वहां पे चाइना के पास है, नियंत्रण रेखा पर तैनाती के लिए लिखा गया है। मतलब कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को नियंत्रण करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है, प्रलय, जिसकी क्षमता कितनी है 300 से 500 किलोमीटर। ठीक है, हमारा बॉर्डर के 300 से 500 किलोमीटर के बॉर्डर को नियंत्रित रखने के लिए एलएसी और एलओसी पर नियंत्रण रखने के लिए क्या किया गया है, पाकिस्तान। ये इसको बोलते हैं अक्साई चिन्ह, इसको बोलते हैं आपका पाकिस्तान का वाला क्षेत्र जो है ना ऊपर वाला जम्मू कश्मीर, रेड क्लिफ रेखा। प्रलय मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित है, ठीक है ना। इवेंट, अगला एक क्वेश्चन इवेंट से है। 15 अगस्त 2025 को देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? ठीक है, तो आज बहुत लोग स्वतंत्रता मनाते हैं पर याद नहीं रहता है, तो हम लोग मनाया 79वां। ठीक है, अभी कौन सा होगा 2026 में, 80वां होगा। ठीक है, अभी 26 जनवरी आने वाला है, फिर बूंदी बांटेंगे। 79वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 की थीम बताइए। तो इस साल का थीम था नया भारत। ठीक है, इस साल का थीम क्या था, नया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल से है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान भारतीय राज्य कौन सा है? तो फिडे चेस वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, कल पढ़े थे। ठीक है, और इसका मेजबान देश है गोवा। ठीक है, तो फिडे चेस वर्ल्ड कप का आयोजन इंडिया में हुआ इस बार। ठीक है, कौन जीती है, दिव्या देशमुख। ठीक है, लेकिन हाँ, आयोजन गोवा में 30 अक्टूबर 27 नवंबर तक हो गया। ठीक है, इस टूर्नामेंट में डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, फाबियानो कैरुआना और प्रगंदा सहित खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वो पुराना हम पीडीएफ पढ़ रहे हैं इसलिए ले चुके होंगे। ठीक है, आगे आएगा कौन जीता। ठीक है, पिछली बार 2002 में हैदराबाद में हुआ था ये प्रतियोगिता, जिसमें आनंद ने, आनंद कुमार कौन, जो विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद जो जीत चुके हैं कई बार, 7 से 8 बार, उन्होंने खिताब जीता था 2002 में जब लास्ट टाइम हुआ था तब। ठीक है, मौजूदा वर्ल्ड कप चैंपियन कौन है, डी गुकेश, फिडे वर्ल्ड कप का, जिसने किसको हराया था, डिंग लिरेन, चीन के। ठीक है, मीराबाई चानू, अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम भार उठा करके वेट लिफ्टिंग यानी वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता? तो मीराबाई चानू का भार है 48 किलोग्राम, इन्होंने अपने वो है 48 किलोग्राम किया, तो उन भार वर्ग में क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। ठीक है, ऋषिकांत सिंह, ये भी अहमदाबाद में आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, कितने किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीते? तो इन्होंने जीता है 60 किलोग्राम। 48 में आपने मीराबाई चानू और 60 में ऋषिकांत सिंह। तो आपके एग्जाम में ये ना पूछ, क्या पूछ सकता है कि इन्होंने जीता, ऋषिकांत सिंह ने, या फिर क्या पूछेगा, ऋषिकांत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से। मीराबाई चानू जानते हो वेट लिफ्टिंग वाली है, क्या जीती है, गोल्ड जीती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सारा क्वेश्चन इसी में है। गोल्ड क्वेश्चन बन सकता है बनाना चाहे तो। ठीक है, खेल का संबंध किससे है, तो वेट लिफ्टिंग से है। ये दूसरा स्वर्ण पदक जीते ऋषिकांत सिंह, तो ऋषिकांत सिंह का संबंध किस खेल से है, वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, अहमदाबाद में आयोजित वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को औपचारिक रूप से मंजूरी दी? मतलब कि ओलंपिक खेल भारत में 2000 माना जा रहा है 2036 सॉरी 2034 में होने का, ऐसा मेजबानी करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, बी बी ऑप्शन यानी कि 2000 कहा गया, 2030 बोला जा रहा है ना, 2030 में हमारा ऐसा प्रस्ताव रखे हैं करने के लिए। ठीक है, भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद को मेजबान शहर बनाया है। अगर होगा तो कहाँ होगा, मेजबान शहर अहमदाबाद में होगा, और हम ऐसा प्रस्ताव रखे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास। कनाडा के दौड़ से बाहर हो गए आने के बाद भारत के लिए 2030 राष्ट्रमंडल खिंचवाने की संभावना बढ़ गई। मतलब पहले क्या था, कनाडा को था, और कनाडा अब इस रेस में बाहर हो गया, तो भारत का संभावना बढ़ गई, भारत में होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2010 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे, बहुत पहले। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी संभावना भारत को है ऐसा। 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में 71 देश में 6000 एथलीट ने भाग लिया था। मतलब हमारे पास लास्ट कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था, 2010 में हुआ था। अब अगला 30 में होने का संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम से। ग्रैंड स्लैम जो टेनिस के विजेता होते हैं, ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग ना क्या करना है अपने को, सिंगल सिंगल याद करेंगे बस। ठीक है, सिंगल सिंगल यहाँ पूछता है, पुरुष एकल, महिला एकल, पढ़ा था ना, एफ वाह, ए एफ, डब्ल्यू ए, या यू यू से यूएसए। ऑस्ट्रेलियन होता है फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग पढ़ चुके थे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में है जेनिक सिनर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन है, जेनिक सिनर। हम लोग विंबलडन पढ़े थे, विंबलडन में भी जेनिक सिनर था। ठीक है, और यहाँ महिला एकल है मेडिसिन कीज। ठीक है,
ठीक है, ठीक। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपका कौन जीता है? जेनिक सिनर, ठीक है। और मेडिसिन कीज महिला एकल में, ठीक है। फ्रेंच ओपन में कार्लेस अल्काराज, ठीक है, कार्लोस अल्काराज। और महिला एकल में कोको गॉफ, ठीक है। सिर्फ विनर याद करना। हाँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? जेनिक सिनर। फिर देखो, ठीक है, तीन तीन का एक साथ दे दिया है। चलो देखते हैं महिला एकल ना यहाँ पे, ठीक। देखो ए, ठीक, ये ए एफ डब्ल्यू यू या ए, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस या अमेरिकन ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन जीता है? जेनिक जेनिक सिनर, ठीक है। ये मेल कर लेते हैं, इधर फीमेल है, ठीक है। और इधर कौन जीती है? मेडिसिन कीच, ठीक है, मेडिसिन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? मेडिसिन, ठीक है, जेनिक सिनर। फिर यहाँ पे क्या आएगा? कॉर्लेस अल्काराज फ्रेंच में, ठीक है। फिर ऐसे करना जे, फिर यहाँ पे के, ठीक है, ऐसे ही चला है। पहले में कौन जीतेगा? जेनिक सिनर। फिर कौन जीतेगा? कॉर्लेस अल्काराज, कार्लेस अल्काराज। फिर कौन जीतेगा? जेनिक सिनर। फिर कौन जीतेगा? कार्लेस अल्काराज। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रेंच में कौन जीती है? फ्रेंच में जेनिक सिनर, सॉरी, कोको गॉफ, ठीक है, कोको गॉफ। विंबलडन कौन जीता है? आपका ईगा स्वेटेक, ईगा ईगा स्वेटेक, ठीक है। तो ये पोलैंड की है, जेनिक सिनर, सॉरी, ईगा स्वेटेक। ये 3 हो गया। और अमेरिकन यानी कि अमेरिकन ओपन, अमेरिकन ओपन में कौन जीती है मेरे को याद नहीं आ रहा है, जब आगे फिर पढ़ेंगे तो बता दूंगा। तो याद रखना कि मेल में कौन है? जेके जेके, जेनिक सिनर, कोको गॉफ, सॉरी, कार्लेस अल्काराज, फिर जेनिक सिनर, फिर कार्लेस अल्काराज मेल में। फीमेल में कौन आ जाएगा? एम से मेडिसिन कीज, फिर कोको गॉफ, इगा स्वेटेक, और अभी यूएस वाला याद नहीं आ रहा है, आगे मंथ पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना है, ठीक है। पुरुष वाला तो क्रम से है जेके जेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस ओपन अभी सितंबर में हुआ होगा, हो चुका है जो। किस शहर में विश्व रोबोट खेल का आयोजन हुआ? तो रोबोट गेम्स हुआ चीन बीजिंग में, हम लोग पिछले पढ़े थे, ये चीन में होगा। अभी यहाँ पे हुआ है आपका अगस्त में, चीन बीजिंग में रोबोट गेम्स होगा, ठीक है। और 10G टेक्नोलॉजी भी कौन लॉन्च किया था? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर में महिला की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल कौन जीता? तो ये इंडियन ओपन हुआ था एथलेटिक्स, एथलेटिक्स मतलब भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, है ना। उसमें कौन जीती है? अन्नू रानी, अन्नू रानी जीती है भाला फेंक में गोल्ड मेडल, ठीक है। ये इंडियन ओपन हुआ था, जैसे कि अलग अलग होता है, चाइना ओपन, विंबलडन ओपन, वैसे इंडियन ओपन हुआ था। तो इंडियन ओपन में कौन जीती है? अन्नू रानी, इंडिया में अन्नू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस भारतीय खिलाड़ी को 9 मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में से एक नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट नहीं है, अभिनव बिंद्रा रखना। अच्छा हाँ, अच्छा इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य राजदूतों में नियुक्त किया है अभिनव बिंद्रा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ठीक है, इसका चैंपियन कौन बना चेस का? तो बना है मैग्सन कार्लसन, ठीक है, ये विश्व विजेता है, ठीक है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, नॉर्वे के हैं। नॉर्वे के मैग्सन कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो चेस का होता है, ठीक है, उसमें जीता, खिताब पहला शतरंज खिताब जीता है किसने? मैग्सन कार्लसन ने, ठीक है। कहाँ पे? नॉर्वे के हैं ये। और हुआ था रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल प्रतियोगिता में, ठीक है। ग्रैंड मास्टर अलेरिजा फिरोजा को हराया, तो हमको याद रखना है जो विजेता है कौन सा है? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं, ठीक है, चेस खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये विश्व विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 वर्ष बाद भारतीय पुरुष नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो हेड कोच नियुक्त किया गया आपके खालिद जमील को, ठीक है। खालिद जमील को क्या नियुक्त किया गया है? हेड कोच नियुक्त किया गया है फुटबॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने 2 गोल्ड सहित कितने पदक प्राप्त किए, जिसके करके 20वां स्थान प्राप्त किया? तो टोटल 12। फीसू, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है, नाम पहले है पर यहाँ पे पीछे ला रहा है फेडरेशन, तो आप शुरू भी कर सकते हो, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, ठीक है।
तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने टोटल कितने पदक जाती हैं, 12 पदक प्राप्त किए हैं और इस तरह पे हम लोग 20वें नंबर पे हैं। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे है, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जनवरी में। ठीक है, भारत खाना 20वां, टोटल पदक जीते थे हम लोग 12। 12 में 2 गोल्ड है, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, जापान, जहाँ पे हुआ है। ठीक है, सॉरी जर्मनी में हुआ है और जापान विजेता है, फर्स्ट नंबर पे है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिकाओं को एकल में गोल्ड मेडल जीता? तो ये आपका टेबल टेनिस में कौन जीता है, आपका दिव्यांशी। ठीक है, दिव्यांशी भौमिक ये टेबल टेनिस जीता है। ठीक है, एशियाई युवा टेबल टेनिस में। अवार्ड से अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के चुना गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये इसे एशिया का नोबेल बोला जाता है, एशिया का नोबेल बोला जाता है। ये मिला है आपके फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल्स ग्लोबल। ठीक है, ठीक है, एजुकेटेड गर्ल्स को मिला है, याद रहेगा। तो रेमन मैग्सेसे किसे मिला है, एजुकेटेड गर्ल्स को। ठीक है, एजुकेटेड गर्ल्स भारत की पहली एनजीओ है, ठीक है, जिसे रोमेन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, समाज में रूढ़ियों को चुनाव देने के लिए, और स्वावलंबी बनाने के लिए भूमिका करता है। ठीक है, इसकी संस्थापक नाम रखना, किसको मिला है, सफीना हुसैन को। ठीक है, कौन है संस्थापक, सफीना हुसैन। पूछ सकता है कि इसकी संस्थापक कौन है, एजुकेटेड गर्ल्स की संस्थापक कौन है, सफीना हुसैन। ठीक है, सफीना हुसैन। 2007 में ये एनजीओ स्थापित हुआ था। 30,000 से अधिक जुड़ चुके हैं। राजस्थान की ओर संस्था ने 30,000 से अधिक गाँव में पहुंच चुकी है अब राजस्थान में। ठीक है, तो सबसे कम लिटरेसी किधर है, उधर ही है ना, जाट लोग रहते हैं। ठीक, बाकी डिटेल दिए हुए हैं। इसे एशिया का नोबेल बताता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में शुरू किया गया था। 53 से 57 के बीच की स्मृति में दिया जाता है, उनके मरने की स्मृति में। इनकी स्थापना 1957 में मरने के बाद रॉक फेलन ब्रदर्स फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें और दिया हुआ है, हर वर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, क्योंकि उनकी बर्थडे होती है, जयंती है ना। 2025 के विजेता किसको मिला है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 2025 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे किसे मिला है? पहला तो इंडिया में फाउंडेशन फॉर एजुकेटेड गर्ल्स, ठीक है, इसकी किसको मिला है, सफीना हुसैन। ठीक है, शाहिना अली, ये मालदीव की हैं। ठीक है, और पोलिवियानो एंटोनियो एंड विलोनुआ, ठीक है, एंटोनियो याद कर लो। ठीक है, ये फिलीपींस के हैं। ठीक है, 3 लोग को मिला है। ये अपने एजुकेटेड गर्ल्स को मिला है, सफीना हुसैन, सफीना और शाहिना, है ना, सफीना सबसे संस्थापक है, संस्थापक नाम पूछ जाते हो, सफीना एजुकेटेड गर्ल्स याद रखना संस्थान का। शाहिना अली मालदीव की हैं और पोलोवियानो एंटोनियो ये फिलीपींस के हैं। ठीक है, ये 3 लोग को मिला है, याद रहेगा। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता, मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, मिस यूनिवर्स, ठीक है, मनिका विश्वकर्मा। इतना नहीं आता है, फिर भी देख लेते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो पहली बात तो क्वेश्चन तो यही हो गया कि कौन से क्रम का पुरस्कार है, कौन से क्रम का है, 71, याद रहेगा। दादा साहब फाल्के और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये 2 टुकड़े याद रखना उसका, बाकी आईफा वाईफा नहीं याद करो तो भी चलेगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि भारत सरकार देता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के चुना गया, तो 2 लोग हैं आपके, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। ये फिल्म इनको मिला है जवान के लिए, ठीक है, और इनको मिला है विक्रांत मैसी को 12th फेल, जिसको देखे होंगे 12th फेल के लिए। ठीक है, विक्रांत मैसी और शाहरुख खान 2 लोग को मिला है, तो इसको जवान मूवी के लिए, इसको 12th फेल के लिए, दोनों को एक साथ दिया गया है। और अभिनेत्री में किसको मिला है, रानी चटर्जी को, रानी चटर्जी को। ठीक है, याद रहेगा ना, कौन सा क्रम का था, 71 क्रम का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अवार्ड के चुना गया? तो ये चुना गया 12th फिल्म, फीचर फिल्म बोलेगा तो। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन था, 12th फिल्म। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया, निर्देशक में आपके आ जाएंगे सुदीप्तो सेन, जो केरला स्टोरी, बस्तर द नक्सल स्टोरी बनाए हैं, वही है सुदीप्तो सेन। कश्मीर फाइल्स, ये सारे वही बनाए सुदीप्तो सेन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बस्तर नक्सल स्टोरी और केरला स्टोरी के कौन है, ठीक है, निर्देशक,
तो कौन है? सुदीप्तो सेन, वही इन्हीं को मिला है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, डायरेक्टर अवार्ड। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म किसे मिला है? तो ये है आपका रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, मनोरंजन में, मनोरंजन कैटेगरी में किसको मिला है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बोल देगा तो 12th फेल। ठीक है, नेक्स्ट है 71वें फिल्म फेयर अवार्ड में फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अवार्ड। ये पूछ सकता है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म मिला है कटहल द जैक फ्रूट स्टोरी। ठीक है, एक नेता का कटहल जो होता है ना, चुरा ले जाता है। ठीक, कोई नहीं चुराता है, खा जाता है बंदर। ठीक है, उसी के ऊपर पूरा केस इन्वेस्टिगेशन बिठाते हैं, कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। ठीक है, इसके लिए पूरा इन्वेस्टिगेशन लगाते हैं। मैं थोड़ा सा बता दिया, अब इतना देखना, अच्छा मूवी है, हंसी मजाक वाला है। ठीक है, कटहल उसका चोरी हो जाता है, तो पूरा प्रशासन के ऊपर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नॉन फीचर फिल्म, फीचर फिल्म में कौन है? 12th फेल। नॉन फीचर फिल्म में आपका है फ्लावरिंग मैन। ठीक है, देख के लग रहा है फॉरेनर टाइप का, लेकिन है इंडिया का। फ्लावरिंग मैन नॉन फीचर में, फीचर में कौन है? 12th फेल। मनोरंजन में कौन है? रॉकी और रोनी की प्रेम कहानी। हिंदी में कौन है आपका? कटहल अ जैक फ्रूट स्टोरी। ठीक है, मिस्ट्री, कटहल गायब हो जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स सूचकांक से। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक बताइए। शांति में हम लोग 115वें नंबर पे हैं। ठीक है, शांति में नंबर पे है 115वें नंबर पर। न्यू न्यूमबेवो की सेफ्टी इंडेक्स, सेफ्टी मतलब की सुरक्षा वाला सूचकांक में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित शहर है आपका अबू धाबी। ठीक है, जो कहाँ पे? यूएई का। न्यूमबेओ ये संस्था है जो जारी करता है। न्यूमबेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो हमारा है मैंगलोर। ये अपना बेंगलोर में है ना, कर्नाटक में है ना, मैंगलोर सबसे सुरक्षित शहर है, और दिल्ली सबसे सुरक्षित। ठीक है, विज्ञान और रिसर्च, देश का नया सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन किस राज्य के कुलशेखर पट्टनम में दिसंबर 2026 तक शुरू होगा? याद रखना कि नया सैटेलाइट शुरू होगा, जैसे श्रीहरिकोटा में हो रहा है, अभी बड़े हो गए, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी नया बन रहा है कुलशेखर पट्टनम, याद रखना, नया सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम जगह बन रहा है, क्योंकि इतना हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं कि हमको जगह कम पड़ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग विदेश का भी करते हैं। ठीक है, जिसका भूमि पूजन अगस्त में हुआ, और ये हो रहा है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु दोनों के बीच में, ठीक है ना। अब एक कुलशेखर पट्टनम नाम है रखना, कुलशेखर पट्टनम कहाँ पे है? तमिलनाडु का है। ठीक है, यहाँ पे अगला स्टेशन लॉन्च होगा। अगला क्वेश्चन, किस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया? ऐसा बनाया जतिंदर पाल सिंह ने। ठीक है, 5002 मीटर गहराई में जाकर के रिकॉर्ड बनाया जतिंदर पाल सिंह। ये समुद्र मत्स्य अभियान का हिस्सा है, हम पढ़े थे 6000 फीट नीचे जाकर के खनिज खोजना। ठीक है, यह मिशन भारत समुद्रयान मत्स्य 6000 का एक हिस्सा है। कौन गए हैं? जतिंदर पाल सिंह, 5000 फीट गहराई पर। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। 2027 में ये पनडुब्बी लॉन्च होगी। ठीक है, जिसका काम क्या है? 6000 फीट गहराई तक जाएंगे और मिनरल्स का पता लगाएंगे, सेल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यह भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश है? 6वें क्रम का देश है जिसने मानव समर्सिबल बनाई है, जिसके पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन ये बना चुके हैं मानव युक्त समर्सिबल। समर्सिबल अंदर जाकर खुदाई करता है ना, तो ये ऐसा करने वाला हम लोग 6वां देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और नासा के संयुक्त रूप से अब तक सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2025 में लॉन्च किया गया, इसका नाम बताइए। इसका नाम है निसार, इंपोर्टेंट है। ठीक है, निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सैटेलाइट सिस्टम। देख, निसार कैसे लिया है? एन से नासा, आई एस से इसरो। ठीक है, नासा इसरो से मिलाकर क्या बना दिए हैं? निसार। इन दोनों को मिलाकर क्या बना गया? निसार। ठीक है, दोनों मिलकर बनाए हैं सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कि पृथ्वी को अवलोकन करने के लिए। ठीक है, क्या बनाया गया है? निसार। इसका फुल फॉर्म कैसे बना है? नासा और इसरो से। सिंथेटिक एपर्चर रडार है, $1.5 बिलियन, लगभग आपका 1200 करोड़ रुपए में बना है, सबसे महंगा। ठीक है, नाम क्या है? निसार। इसरो और नासा के सैटेलाइट का नाम क्या है? निसार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है धरती और उसके पर्यावरण को करीब से समझना, पृथ्वी के ज्योग्राफिकल बदलाव को रिकॉर्ड करना, पृथ्वी का मैप तैयार करना, सब क्या करना है। अवलोकन मतलब कि पहले तो मैप तैयार करेगा पृथ्वी का, फिर ज्योग्राफिकल क्या बदलाव हो रहे हैं मौसम में, हर चीज में। ठीक है, उन सबको रिकॉर्ड करेगा, और धरती उसके पर्यावरण को करीब से समझने के लिए
ठीक है, ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, सबसे महंगा। पर्यावरण से अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले में बादल फटने से एक गांव बह गया जिससे कईयों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग लापता हो गए, और ऐसा हुआ है उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ये क्या हुआ था, बादल फटा था। बादल का फटना मतलब क्या होता है, एक साथ बहुत सारे क्या होते हैं बादल क्या करके गिर जाते हैं, इसे बोलते हैं बादल का फटना। रूस के कामचटका, रूस में कामचटका में भूकंप आया था, कितना तीव्रता का, 8.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद किस ज्वालामुखी ने 600 साल में पहली बार विस्फोट हुआ, तो ऐसा हुआ है क्रेशेनेनिको, क्रेशेनिको, ठीक है। रूस के प्यार पहले बात तो भूकंप कहाँ आया था, रूस में, अब इससे पहले याद रखना, ठीक है। हाँ, रूस के कामचटका में क्या आया है, भूकंप आया है, कितना तीव्रता का है, 8.8 तीव्रता का, ठीक है। और ये ज्वालामुखी का नाम है, ठीक है, कृष्णनिको, ठीक है, निको, ठीक है। अगर नहीं याद रहेगा तो कम से कम याद रखना रूस में हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देंगे ना कि कहाँ पे भूकंप आया है, रूस में, ठीक है, कामचटका जगह का नाम है, ठीक है। तो रूस में भूकंप चटक गया था, उसका जगह का नाम है कामचटका, कितना तीव्रता का, 8.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना से, देश का सबसे चौड़ा 34 मीटर यानी कि 6 लेन एक्सपेंशन केबल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने किया, तो नाम से समझ में आ रहा है नीतीश कुमार है, मतलब बिहार में हुआ होगा, ठीक है। तो किसने बनाया गया है, गंगा में। गंगा नदी पर पहला देश का 6 लेन का पुल औटा सिमरिया से पटना यानी बेगूसराय जाने में आप मात्र 2 घंटा लगेगा, ठीक है। तो कहा सबसे चौड़ा, ठीक है, 6 लेन का 34 मीटर का ब्रिज बनाया गया किस पर, गंगा नदी पर, ठीक है। ओके, क्या क्वेश्चन है सर, ये एप में भी असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ पूछा जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है। अगर करंट अफेयर है तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ का सेक्शन होता है, वहाँ पे इंडियन नेशनल इंटरनेशनल नहीं होता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये नेशनल इंटरनेशनल है, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है, तो उसमें सिलेबस में डिफाइन किया जाएगा। भारत ने वर्ष 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है। इथेनॉल क्या होता है, गाड़ी की दक्षता बढ़ाता है, आजकल जितने भी गाड़ियां देखो E20 लिखा रहता है, मतलब कितना करना है, 20%, आपकी गाड़ी में लिखा होगा E20, तो पेट्रोल में कितना मिश्रण करना है, 20%। इथेनॉल मिश्रण करने से क्या होता है, गाड़ी की जो दक्षता होती है, इंजन और स्पीड, माइलेज सब बढ़ जाता है, ठीक है। 2025 में भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य हासिल किया है, इसे पेट्रोल को E20 जाना जाता है, ठीक है। आजकल देखो तो पावर पेट्रोल आता है जो 6 रुपए 7 रुपए महंगा रहता है, पावर पेट्रोल क्या हो जाता है, उसमें इथेनॉल मिक्स रहता है, ठीक है। जितना इथेनॉल, इथेनॉल मतलब क्या होता है, दारू का एक टाइप है समझ लो, ठीक है। इससे क्या होता है, गाड़ी क्या होता है और एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, दक्षता बढ़ जाती है उसकी, और कार्बन कम उत्सर्जन करता है, ठीक है। सरकार इसे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए और तेज आयात में कटौती के इंतजाम में बदलाव लाया, मतलब कि इससे क्या होगा, गाड़ी का दक्षता बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्पन्न होगा, ठीक है, इसके लिए लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और एशिया की सबसे लंबी लगभग 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया, इस मालगाड़ी का नाम क्या है, इस मालगाड़ी का नाम है रुद्रास्त्र, ठीक है। एक बार हम लोग वासुकी हम लोग ट्रेन चलाए थे कोरोना काल में, वो सबसे लंबा था, अब ये सबसे लंबा ये हो गया, भारतीय एशिया का सबसे लंबा, एशिया मतलब कि चाइना वाइना सब जगह 4.5 किलोमीटर लंबा मालगाड़ी है, सोचो 5 किलोमीटर लगभग लंबा मालगाड़ी का नाम क्या है, रुद्रास्त्र, ठीक है। ये 7 अगस्त को किया, रुद्रास्त्र एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के चंदौली से झारखंड के गढ़वा जिला तक किया गया ऐसा ट्रायल, ठीक है। झारखंड बॉर्डर हमारे छत्तीसगढ़ के पास है, बलरामपुर के पास, ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलती है, ये बहुत कम स्पीड है फिर तो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के किस शहर में हुआ, इंपॉर्टेंट है, तियानजिन, तियानजिन चीन में हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो 31 अगस्त हुआ है, 25वीं समिट हुआ है, एससीओ का 25वां समिट हुआ है, 25वें क्रम का, तियानजिन चीन में, ठीक है। और थीम है संघाई भावना को कायम रखना। मोदी जी चीन यात्रा पर गए थे बहुत दिनों बाद, 7 वर्ष बाद। एससीओ क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मध्य एशिया का, जैसे यूएन होता है हमारे यहाँ एशियो है सबसे बड़ा, ये चीन रूस द्वारा स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक संगठन है, ठीक है। पाकिस्तान में तो सदस्य है, पहले संघाई 5 बना था, 5 देश शामिल थे 1999 में, बाद में इसमें अब बाकी लोग जुड़ते गए, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। शुरुआत में चाइना था, कजाकिस्तान था, रूस था, तजाकिस्तान था, ये 5 देश थे। एससीओ वर्तमान में कितने देश हैं, 10 देश हैं, ठीक है।
अभी आपका भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ये 4 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, 4 ठो तान 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 है, 5 ठो है मध्य एशिया में। ठीक है, जो रूस से अलग हुए थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और एक है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान नहीं है। मध्य एशिया में 5 देश हैं, तो इसमें क्या है, एक तुर्कमेनिस्तान नहीं है। कजाकिस्तान है, ठीक है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, सॉरी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, हाँ पाकिस्तान तो ये हमारा इंडिया वाला है। मध्य एशिया में 5 देश हैं। ठीक है, उसमें से एक आपका क्या है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और एक और तान है जो कि शामिल नहीं है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये क्या है, शामिल नहीं है। इसके अलावा ईरान है, बेलारूस है और पाकिस्तान है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान भारत एक साथ शामिल हुए थे 2017 में। टोटल कितने देश थे, 10 देश थे। ये मेंस का टॉपिक है, अगर पूछ दिया तो। ठीक है, जितने तान 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 वाले सब है। ठीक है, लास्ट में ना ना आ रहा है, देखो ना ना, ईरान में भी ना है। ठीक है, चीन रूस, चीन रूस, ठीक है, बेलारूस, देखो रूस रूस बेलारूस, ठीक है, चीन और भारत। ठीक, इस रखना एक तान में से तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, बाकी सब है, याद रहेगा। बाय, ओके सर, ठीक है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के तियानजिन घोषणा पत्र में भारत की किस आतंकवादी घटना कड़ी निंदा की गई? तो ये हमारे यहाँ हुआ था अभी, कौन सा, पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, इसकी कड़ी निंदा की गई क्योंकि पाकिस्तान है उसमें। ठीक है, वहां निंदा की जा करके। चीन ने, राष्ट्रपति ने एससीओ समिट 2025 में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किस बैंक को स्थापित करने का आह्वान किया है? और एससीओ डेवलपमेंट बैंक किया है, बोले कि हम लोग अपना एक क्या बनाएंगे, बैंक बनाएंगे, जैसे कि ब्रिक्स वाले क्या बनाए हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वैसे हम लोग क्या बनाएंगे, एससीओ बैंक। ठीक है, एससीओ डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, सहयोग मिलेगा, जैसे मेरे को पैसा चाहिए आप ले लो, आप पैसा चाहिए तो मेरे से ले लो, ऐसा बैंक बना के रख देंगे, जमा कर देंगे। किस देश को संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2025 26 के लिए मिली है? तो इसको मिली है किर्गिस्तान को। ठीक है, अब अगला एससीओ कहाँ होगा, 26वें क्रम का किर्गिस्तान, राजधानी क्या है इसकी, बिस्केक। ठीक है, तो याद रखना 25वें क्रम का हुआ है, 26वें क्रम का कहाँ होगा, किर्गिस्तान में। ठीक है, अब एससीओ का मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। ठीक है, बीजिंग चीन में। राष्ट्रपति है सादिर जारापोव, किर्गिस्तान के। अब 26वां एससीओ कहाँ होगा, किर्गिस्तान में। हुआ कहाँ था, तियानजिन चीन में। इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। ठीक है, आईएमएफ का, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड स्तर पर एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो मुद्रा के विनिमय और आपका उसका ख्याल रखती है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर, गवर्नर से पहले उर्जित पटेल। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, यानी कि मुद्रा फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, ये 3 साल तक रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बिग कैट अलायंस आईबीसीए का ऑफिशियल मेंबर अगस्त 2025 में कितने से कौन सा पड़ोसी देश बना? तो ये बना है आपका नेपाल, आईबीसीए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वो है जिसमें विश्व के बिग कैट यानी कि बड़े बिल्ली, इसमें बाघ, पूमा, बड़े बड़े जो होते हैं ना, शेर, चीता, ये सब शामिल हैं। इन लोग क्या होता है, विश्व स्तर पर व्यापार होता है, उनके नाखून का, उनके दांतों का, खाल का, इन सबको रोकने के लिए, ट्रैफिक रोकने के लिए क्या बनाया गया है, आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, अब कौन बना है उसका नया देश, नेपाल, नेपाल शामिल हुआ है। ये पर्यावरण क्वेश्चन है, देखो पर्यावरण से आजकल पर्यावरण नहीं आता, ये करंट अफेयर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व पश्चिम एशिया में पहली बार किस जगह अकाल घोषणा की? तो पहली बार अकाल कहाँ हुआ है, गाजा में। ठीक है, गाजा में तो लड़ाई चल रहा है फिलिस्तीन और इसराइल लेकर के, गाजा पट्टी जो वहां पे है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की प्रस्तावित वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि के लिए जिनोवा में आयोजित बैठक आईएनसी 5.2 में कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो हिस्सा लिया है आपके 180 देश में। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूएनईपी का मुख्यालय अपना केन्या के नैरोबी में है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है, केन्या के नैरोबी में है, याद रहेगा। यूएनईपी मुख्यालय केन्या, केन्या देश है, इसका जगह क्या है, नैरोबी, नैरोबी में है। ठीक है, और इसने क्या लिया है, प्लास्टिक प्रदूषण संधि, मतलब प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए एक बैठक किए थे, का नाम था आईएनसी 5.2। ठीक है, इसमें कितने शामिल हुए हैं, 180 देश शामिल हुए हैं। ठीक है, आईएनसी की बैठक में 5-14 अगस्त को हुआ है, 180 देश शामिल हुए थे। ऐसे ही पूछ सकता है कि बैठक कहाँ हुआ। हाँ, ठीक है, ये बैठक हुआ है आपका
जिनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा मुख्यालय हुआ है। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता तैयार करने के लिए इससे बने अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएनसी तक 5वें सत्र का दूसरा हिस्सा है, ठीक, कोई काम का नहीं है, याद रखना है जिनेवा में हुआ है बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विदेश से, किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार पीएम रह चुके हैं रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया? तो ये श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के पीएम थे रानिल विक्रमसिंघे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वहां पे तख्ता पलट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन रूस युद्ध के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच किस जगह पर मिले? दोनों कट्टर दुश्मन कहाँ मिले? अलास्का, यूएसए में। यूएसए में अलास्का एक जगह है, अलग से टापू टाइप का, वहां पे क्या मिले? अलास्का में, अमेरिका का हिस्सा है, वहां पे मिले दोनों। किस पड़ोसी देश ने अपने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास गण भवन में को म्यूजियम में बदलकर जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय घोषित कर दिया? वैसा हुआ है बांग्लादेश में, ठीक है, वहां पे प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास था गण भवन, उसका चेंज कर दिया, जो बांग्लादेश में क्रांति हुई थी उसके बाद उसका नाम रख दिया जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने 2021 में तख्ता पलट के बाद लागू आपातकाल 31 जुलाई 2025 को हटा दिया और चुनाव घोषणा की? तो वहां पे ऐसा हुआ है म्यांमार में, म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, सब जगह हुआ है, ठीक है। तो म्यांमार में भूकंप आया था, जिसमें हम लोग बताया था कि वहां पे क्या चलाए थे, ऑपरेशन ब्रह्मा, हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐसा ऐलान करने वाला G7 का तीसरा देश कौन बन गया है? ऐसा देश बन गया है आपका कनाडा, ठीक है। तो फ्रांस और ब्रिटेन प्लस कनाडा, ये तीनों देश की मान्यता दे चुके हैं फिलीपींस को। भारत भी वोटिंग में शामिल हुआ था और उसके पक्ष में वोटिंग किया है। तो याद रखिएगा, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा तीनों किसको मान्यता दे चुके हैं? आपका G7 का तीसरा देश बन गया है आपका फिलिस्तीन मान्यता देने वाला। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच क्या है, संघर्ष चल रहा है, तो फिलिस्तीन को क्या है, देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा तीसरा देश है G7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस से वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाता है? 1 अगस्त को, WWW सब लोग जानते हो। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त, 9 अगस्त को बम गिराया गया था। सतत कृषि दिवस MS स्वामीनाथन की जयंती मनाया जाता है 7 अगस्त को। स्तनपान दिवस मनाया जाता है 107 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला दिवस, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, क्योंकि इसी दिन हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस यानी जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। विश्व नागासाकी दिवस 9 अगस्त। शेर दिवस 10 अगस्त। हाथी दिवस 12 अगस्त। युवा दिवस इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। ऐसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस से विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस पहली बार घोषित किया गया है। विभाजन मतलब भारत जब आजाद हुआ था, दोनों दिन अलग हुए थे, भारत पाकिस्तान, तो 14 अगस्त को अलग हुए थे, तो 14 अगस्त की रात को अलग हुए थे, इसलिए विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, ठीक है। विश्व मानवतावाद दिवस 19 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। स्पेस डे, क्योंकि इस दिन हम लोग क्या उतारे थे, चंद्रयान उतारे थे, तो स्पेस डे मनाया जाता है 23 अगस्त को, क्वेश्चन आ चुका है। सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती के ऊपर 20 अगस्त को। खेल दिवस 29 अगस्त को। आप जो भी लोग देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स बताएंगे खेल दिवस किसके लिए मनाया जाता है, किस जादूगर, हॉकी के जादूगर थे, उनका नाम क्या है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। 29 अगस्त खेल दिवस किसके याद मनाया जाता है, को इंपॉर्टेंट है। परमाणु परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त। लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त। इसी के साथ आपका जो एक करंट अफेयर है यहीं पे आपका समाप्त होता है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगस्त के बाद सितंबर महीने के साथ। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।